सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस चाहते हैं और पूरा आंसर राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, ऐसे राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर हमारी यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच चल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, फ्री एसे राइटिंग गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज। आज ही दोस्तों आप एनरोल कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और ये ऑफर 31 मार्च तक के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, मंथ एंड सेल के अंतर्गत 31 मार्च तक के लिए ये ऑफर आपका एप्लीकेबल है। आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप सभी लोग क्लिक कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक सही कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और 2025 में आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करके सिलेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज की डेट में स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग स्पेक्ट्रम सीरीज को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और ये है दोस्तों आपका टॉपिक आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध आपका टॉपिक है। कंप्लीट स्पेक्ट्रम हम लोग कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कल का लेक्चर हमारा था आंग्ल मैसूर युद्ध। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्लासी और बक्सर का युद्ध। इसके बाद हम लोगों ने आज देख रहे हैं आंग्ल मराठा। कल देखेंगे हम लोग अन्य युद्ध जो अंग्रेजों ने लड़े अपनी ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सब प्रमुख है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी चीजें महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखेंगे हम लोग सर्वोच्चता हेतु मराठा और अंग्रेजों में संघर्ष कैसे शुरू हुआ, ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक छोटे भूमिया स्तर से उठकर बड़े शासक के स्तर तक पहुंचने वाली मराठा शक्ति ने दक्खनी राजनीति को नया आयाम दिया। मतलब एकदम भूमि स्तर से उठे थे और इसके बाद इन्होंने दक्खनी साम्राज्य को एक चुनौती देना शुरू कर दिया। इतने ये शक्तिशाली होते चले गए। क्लियर? इससे न केवल मुगल दक्कन संबंध प्रभावित हुए, अपितु मुगलों की राजनीति भी प्रभावित हुई। मतलब मुगल और दक्षिण के संबंध न केवल प्रभावित हुए, बल्कि मुगलों की राजनीति तक को इन्होंने प्रभावित करना शुरू कर दिया। ये इतने शक्तिशाली हो गए थे। क्लियर? चलिए, गौरतलब है कि अंग्रेजी कंपनी के भारत में क्षेत्रीय विस्तार में भी मराठा शक्ति एक निर्णायक तत्व बनी रही। मतलब अंग्रेजी शक्ति का, ब्रिटिश शक्ति का जो भारत में विस्तार हुआ दोस्तों, उसमें भी मराठाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होता है, कैसे कैसे ये मराठा जो है ये शक्तिशाली होते चले जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अन्य दक्षिणी राज्यों में सैनिक और असैनिक पदों पर ये कार्य करते थे मराठा। ठीक है, इन मराठाओं ने मराठा प्रशासन और सैन्य संगठन की भी प्रस्तुति की। तो अन्य राज्यों में क्या करते थे, सैनिक के तौर पर प्रशासन में कार्यरत थे, तो इन्होंने उसी तर्ज पर मराठा प्रशासन का भी क्या किया, प्रस्तुति किया या संगठन किया। क्लियर? 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे लाहौर तक जा पहुंचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य का स्वप्न देखने लगे। मतलब आपका 18वीं शताब्दी में लाहौर तक जाके पहुंचे और उत्तर भारतीय साम्राज्य पर ये कब्जा करने का सपना देखने लगे कि हम अब उत्तर भारत में भी क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। ये स्वप्न या सपना इनके दिमाग में आने लगा। ठीक है, मुगल दरबार में उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। एक टाइम था जब ये इतने शक्तिशाली हो गए कि मुगल दरबार में राजा कौन बनेगा, इसकी भूमिका भी तय करने लगे थे मराठा। क्लियर? पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में मराठा अहमद शाह अब्दाली के हाथों पराजित हुए, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इस युद्ध ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद एक दशक के भीतर भारत में एक शक्ति के रूप में फिर से सामने आए। कैसे सामने आए? मराठाओं ने अपनी शक्ति पुनर्सृजित की और फिर से एक नए संगठन के रूप में संगठित होकर एक नई शक्ति के रूप में एक भारत में उठ खड़े हुए। ठीक, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 सभी पेशवाओं में सबसे महान शासक था,
जिसने तेजी से फैलती मराठा शक्ति को व्यवस्थित करने और कुछ हद तक सेनापति दाभोली के नेतृत्व में मराठों के क्षत्रिय वर्ग को संतुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण मराठा सरदारों का संघ शुरू किया। इनका साम्राज्य तेजी से तब फैला जब पेशवा बाजीराव प्रथम जो है, इसने क्या किया, इसने मराठा शक्ति को व्यवस्थित करना शुरू किया। ठीक है, और ये सभी पेशवाओं में बाजीराव प्रथम जो था सबसे ज्यादा महान और शक्तिशाली था। क्लियर। मराठा परिवार जो मुख्य तौर पर उदित हुए उसमें से बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवा है। अब जो प्रमुख मराठा परिवार जो उदित हुए उनमें आपके भोसले, गायकवाड़, होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पूना के पेशवा थे। ये आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के अंतर्गत राज्य संघ और संघ ने सौहार्दपूर्ण काम किया, लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध ने सब कुछ बदलकर रख दिया। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे ये प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध जब हो गया तो उस समय मराठाओं की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई। इसके बाद 1772 में युवा पेशवा माधवराव प्रथम ने संघ पर पेशवाओं के नियंत्रण को कमजोर कर दिया। जो संघ इन्होंने बनाया था पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में, उस संघ पर नियंत्रण जो है कम हो गया माधवराव के समय में। क्लियर। यद्यपि किसी अवसर पर राज्य संघ के मुखिया एकत्रित होते थे और ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध एकजुट होते थे, अन्यथा आपस में लड़ते रहते थे। अब देखिए करते क्या थे, आपसी कलह इनमें बहुत था। सबसे बड़ा असफलता का कारण क्या था मराठाओं के, आपसी कलह इनका बहुत था। इनके राज्य संघ के मुखिया प्रमुख अवसरों पर एकत्रित तो होते थे, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो जाते थे, लेकिन अन्यथा ये आपस में लड़ते ही रहते थे। ये बात यहाँ पर गौरतलब है। ठीक है, करने वाली है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, अब सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा संघर्ष यहां पर देखिए कैसे शुरू होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के लगभग 50 वर्षों में अंग्रेजों और मराठों के बीच राजनीतिक सर्वोच्चता के लिए 3 बार मुठभेड़ होती है, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से विजयी हुए। मतलब अब आपको समझना है मोटा मोटा क्या, आपको 3 बार अंग्रेजों और मराठाओं का युद्ध होता है, जिसमें अंततः जो है जीता कौन, अंग्रेज ही जीते। जैसे अंततः अंग्रेज आंग्ल मैसूर युद्ध में भी 4 युद्धों में विजयी हुए, वैसे ही यहां पर भी अंग्रेज ही विजयी होते हैं। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों को अत्यधिक महत्वाकांक्षा और मराठाओं के विभाजित घराने इन युद्धों और संघर्षों का कारण बने। मतलब अंग्रेजों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी और मराठाओं का क्या था, मराठाओं का आपसी कलह जो था घरानों के बीच में इतना ज्यादा था, जिसने इन संघर्षों को जन्म दिया। ठीक है, चलिए इस प्रकार उत्तरकालीन मुगल शासकों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर मराठों ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर दिल्ली पर पकड़ बनाने का प्रयत्न शुरू किया। मराठों ने क्या किया, दिल्ली पर अपनी पकड़ बनाने का काम शुरू किया। इधर अंग्रेज भी सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे, जिससे दोनों शक्तियों में टकराव की स्थिति बनी, जिससे दोनों के मध्य 3 युद्धों को जन्म दिया। अब 3 युद्ध होते हैं, दोनों में टकराव हुआ, 3 युद्ध होते हैं, तो जिसमें डिसाइडिंग कौन रहता है, फाइनल, वो तीसरा युद्ध रहता है। देखते हैं कैसे कैसे युद्ध की कंडीशन बनी। क्लियर। देखिए पहला युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको 1775 से 1782 में देखने को मिलता है दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। अंग्रेजों को मराठों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर तब मिला जब मराठा संघ के प्रमुख पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हुआ। मतलब मराठों का प्रमुख पद कौन था, पेशवा था। अब उसका उत्तराधिकारी बनेगा कौन, ये डिसाइड करने के लिए क्या हुआ, डेडलॉक हो गया, गतिरोध हो गया। तब अंग्रेजों ने पहली बार इनके मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। ठीक है, 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव जो पेशवा बनना चाहता था के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। ठीक है, नारायण राव जो था अपने चाचा रघुनाथ राव का शिकार बन गया। दोस्तों ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा बनता है, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा के पद पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब रघुनाथ राव सफल तो हो गया, लेकिन नाना फडणवीस जिनका प्रभुत्व चलता था मराठा संघ पर, उनके हस्तक्षेप से क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पर जो नारायण राव का मरणोपरांत जो पुत्र था उसको दोस्तों पेशवा के पद पर बैठा दिया गया और उसकी पत्नी उसकी संरक्षक बनती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, जैसे यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, सभी लोग बता देंगे, सबको स्पष्ट है? चलिए यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या, सूरत की संधि कैसे हुई। सूरत की संधि देखिए, पेशवा पद जब प्राप्त करने में असफल रहा रघुनाथ राव, तो उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली ताकि अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन जाए। अब देखिए पेशवा बनने के लिए क्या किया, अंग्रेजों को अपने आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उसने मौका दिया सूरत की संधि के माध्यम से 1775, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन का क्षेत्र सूरत और बहराइच जिलों से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब कोई भी संधि होगी तो गिव एंड टेक होता है, तो गिव एंड टेक क्या हुआ, इनको पेशवा का पद का लालच था और अंग्रेजों को धन का लालच था, राजस्व का लालच था, अधिकार का लालच था, तो इसने अधिकार दिया, इन्होंने पेशवा के पद का एश्योरेंस दिया। ठीक है, ध्यान रखिए। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंपी। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कलकत्ता परिषद के साथ उस संधि का उल्लंघन कर दिया। अब जब ये क्या करते हैं, रघुनाथ राव के साथ अंग्रेज मिल गए, तो नाना फडणवीस जो थे वो फ्रांसीसियों के साथ क्या करते हैं, संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी दे देते हैं और अंग्रेजों की कलकत्ता परिषद के निर्णय के विरुद्ध ये काम वो करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप पुणे में सेना भेज दी और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हुआ। ठीक है, सेना पहुंच गई अंग्रेजों की पुणे, और पुणे में आमना सामना होता है। अब देखिए क्या हुआ, मराठाओं का नेतृत्व महादजी सिंधिया ने किया, महादजी सिंधिया ने किया और मराठाओं ने अंग्रेजों को भारी क्षति यहाँ पर पहुंचाई। अंग्रेजों ने जनवरी 1779 में आत्मसमर्पण करके वडगांव की संधि की, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। मतलब आप समझिए यहाँ पर अंग्रेज कमजोर पड़ जाते हैं और अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी, और ये संधि करने के कारण क्या होना पड़ा, वडगांव की संधि, याद रखिएगा वडगांव की संधि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए एक बाध्य होना पड़ा दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को रद्द कर दिया। जो बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसने क्या किया, इस संधि को रद्द कर दिया, मानने से मना कर दिया। ठीक है, और कर्नल गोडार्ड और के नेतृत्व में बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, गोडार्ड ने क्या किया, अहमदाबाद और बेसिन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमे के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। तो अंततः क्या हुआ, अंग्रेजी सेना विजयी होती है, लेकिन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी और सपोर्ट के साथ। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देखा। अब होती है 1782 में सालबाई की संधि। सालबाई की संधि इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। वर्ष, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध, याद रखिएगा, जितनी संधियां हुई वो याद रखिएगा। सालबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या हुआ इसमें, पराजय के बाद सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि प्रस्तावित की, जो युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर मान्यता प्रदान करे और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। ठीक है, जो सिंधिया थे उन्होंने मध्यस्थता की, पेशवा और अंग्रेजों के बीच में संधि करा दी कि युवा माधवराव को पेशवा के तौर पर स्वीकार करें अंग्रेज और रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी प्रदान करे। अब रघुनाथ राव का कोई काम ना रह गया। ठीक है, मई 1782 में संधि हुई, इसे सालबाई की संधि के नाम से जाना जाता है। 1782 में जून में हेस्टिंग्स द्वारा और 1783 में फडणवीस ने इसकी पुष्टि कर दी। मतलब नाना फडणवीस और अंग्रेजों दोनों के द्वारा जो है इसकी पुष्टि कर दी गई, अर्थात युद्ध शांति बनी रही। ठीक है, इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई।
और इस युद्ध का अंत हो गया। 20 वर्षों तक दोनों पक्षों के बीच में शांति रही और अंग्रेज भी व्यस्त थे, अंग्रेज भी मैसूर में व्यस्त थे हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ, कल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, चलिए संधि का महत्व क्या है। अंग्रेजों ने इस संधि से हैदर अली को अलग थलग कर दिया और सालसेट को हासिल करने में सफलता हासिल की। सालसेट द्वीप वही है जिस पर मुंबई स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई, कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिली और दूसरी ओर कंपनी मराठों की शक्ति का भी पता कंपनी को चल जाता है और 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति बनी रही। कंपनी को केवल 2 लाभ हुआ, पहला तो वित्तीय हानि हुई बहुत ज्यादा, लाभ केवल इतना हुआ कि मैसूर के मामले में उसको स्वतंत्रता मिल गई कि उसमें मराठा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और तीसरा फायदा उसको, दूसरा फायदा यह हुआ कि 20 वर्षों तक युद्ध विराम रहा। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा यह था कि उसे मराठाओं की शक्ति का पता चल गया जो आने वाले युद्धों में मराठों के अगेंस्ट में काम करता है। देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में होता है। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लॉर्ड वेलेस्ली के प्रयासों के कारण हुआ। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली का प्रयास क्या था, फ्रांसीसियों को रोकना। ठीक है, मेन काम यही था कि फ्रांसीसी क्या थे, अंग्रेजों के शत्रु थे और वो भी व्यापारिक कंपनी थी, अंग्रेज भी व्यापारिक कंपनी थी, वो भी अधिकार चाहते थे, अंग्रेज भी अधिकार चाहते थे। तो अंग्रेजों का पहला काम था फ्रांसीसियों को रोकना। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय थे। क्लियर, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रयास किया। ठीक है, 1798 में गवर्नर जनरल के रूप में वेलेस्ली में आए थे वेलेस्ली, और इनका विश्वास था कि फ्रांसीसियों द्वारा हानियों से तभी उबरा जा सकता है यदि समस्त भारत को सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर निर्भर बना दिया जाए। बेसिकली क्या था, फ्रांसीसियों के कारण इनको काफी हानि हुई और लॉर्ड वेलेस्ली का यह विश्वास था कि हम फ्रांसीसियों से जो हमें हानि हो रही है उससे हम तभी उबर सकते हैं जब हम समस्त भारत को क्या करें, सैनिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना दें। सैनिक रूप से हम अपने ऊपर निर्भर बना दें तो हम उस हानि का कंपनसेशन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसने कुख्यात सहायक संधि तैयार की। उसने क्या किया, कुख्यात सहायक संधि तैयार की। और आप लोग याद रखिएगा वेलेस्ली की सहायक संधि बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, आपके एग्जाम में सब्सिडरी अलायंस डेफिनेटली आता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू में मराठाओं ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ वेलेस्ली के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रतिरोध भी समाप्त हो गया। मतलब जो नाना फडणवीस थे तो मुख्य चाणक्य वही कहे जाते थे मराठाओं के, जब उनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद इस संधि को रोकने वाला कोई बचा नहीं दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे। नाना के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े कराए। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, जो पेशवा हैं ये मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा कराने लगे। ठीक है, और किंतु ये स्वयं भी उसका शिकार बन गए। दौलतराव सिंधिया और जसवंतराव होलकर दोनों ही पूना में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे। इसमें सिंधिया सफल रहे और बाजीराव पर सिंधिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, ये बस आपको जानकारी रख लेनी है बेटा, कभी भी कोई लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अप्रैल 1601 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठ जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। ठीक है, देखिए 1801 में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठ जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। होलकर का पूना पर अधिकार हो गया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 1802 में अंग्रेजों से एक संधि की जिसे बसीन की संधि के नाम से जाना जाता है। और बसीन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, सहायक संधि ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक आपको समझ में आ गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका होता है 1803 से 1805 के बीच में। ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए हुआ क्या। इसके पश्चात तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने 1803 में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया।
और पेशवा को पुनः उसका राज्य वापस सौंप दिया। जब अंग्रेजों के साथ उसने संधि कर ली तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, बाद में होलकर के आधिपत्य से पूना को मुक्त कराया और पेशवा को पुनः उसका राज्य सौंप दिया। क्लियर। 1804 में जसवंत राय होलकर ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेनाओं के साथ अंग्रेजों को युद्ध में परास्त करने का एक और प्रयास किया, किंतु यह भी प्रयास विफल रहा। यह भी प्रयास दोस्तों विफल रहा। दूसरे युद्ध में यद्यपि मराठा शक्ति समाप्त तो नहीं हुई परंतु निर्बल अवश्य हो गई। अब देखिए, मराठा शक्ति समाप्त नहीं होती है लेकिन निर्बल हो जाती है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। बसीन की संधि, इसकी निम्न शर्तें थी। पहला, अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय और अंग्रेज पैदल सैनिकों को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। मतलब पूना अंग्रेजी संरक्षण में आ गया, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता थी। ठीक। इसके बाद गुजरात, तापी और नर्मदा के मध्य के प्रदेश तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, पेशवा ने कंपनी को सौंप दिए। ठीक है, पेशवा ने क्या किया, कंपनी को 26 लाख रुपए की आय के प्रदेश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। और ये दोस्तों क्या था, ये अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी विजय थी। क्लियर। कंपनी को सूरत नगर दे दिया गया। अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने के सारे अधिकार पेशवा ने कंपनी के अधीन कर दिए। तो अन्य राज्यों से संबंध स्थापित कोई पेशवा नहीं करेगा, कंपनी से पूछकर ही करेगा या कंपनी के बिहाफ पर करेगा। ठीक। निजाम से चौथ प्राप्त करने के अपने अधिकार को पेशवा ने छोड़ दिया और गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। मतलब पेशवा पूर्णतः जो है वो निर्भर हो जाता है किस पर, अंग्रेजों के ऊपर। बसीन की संधि डिसाइड कर देती है कि अब आने वाले समय में पेशवा जो है वो पद भी खत्म हो जाएगा और मराठा एकदम कमजोर हो गए। ठीक है। अंग्रेज विरोधी और अन्य यूरोपीय लोगों को अपनी सेना से निवृत्त करना स्वीकार किया। ठीक है, अंग्रेज विरोधी जितने भी यूरोपीय शक्तियां थीं उनको अपनी सेना से हटाना धीरे धीरे शुरू किया पेशवा ने। ठीक। निजाम और गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर लिया। पेशवा ने स्वीकार कर लिया कि निजाम और गायकवाड़ से अगर युद्ध होगा तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे। कंपनी मीडिएटर का काम करेगी, बीच में मध्यस्थ करेगी, मध्यस्थ बनेगी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्वीकार कर लिया पेशवा ने। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब बसीन की संधि का क्या महत्व था दोस्तों, देखिए। निसंदेह पेशवा द्वारा स्वीकार की गई संधि से अपनी राजनीतिक सत्ता छीन कर ली थी और अंग्रेजों को होने वाले लाभ अत्यधिक थे। ठीक है, अब पेशवा की शक्ति एकदम क्षीण हो गई, अंग्रेजों के होने वाले लाभ बहुत अधिक थे और पुणे में वो सर्वोच्चता की स्थिति में आ गए थे। ठीक है, पेशवा जो मराठा परिसंघ का क्या था, मुखिया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया और अन्य मराठा सरदारों ने भी पद की गरिमा का हास किया। ठीक है, और अंग्रेजों को ये बिना लड़े ये सब कुछ प्राप्त हो गया दोस्तों। अंग्रेजों को यह सब इस संधि के माध्यम से बिना लड़े प्राप्त हो गया और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, कंपनी एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में यह प्राप्त करती है कि वो हर उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा संलग्न होगा। मतलब कंपनी हर उस मामले में मीडिएटर बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा क्या होगा, शामिल होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, वेलेजली का एक उद्देश्य पूर्ण हो गया कि मराठाओं ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया जो कंपनी के संरक्षण में था। अब लॉर्ड वेलेजली के संरक्षण में निजाम भी था और मराठा उसको परेशान नहीं करेंगे, ये वेलेजली को सबसे बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, क्लियर। और यह सच है कि बसीन में इसकी संधि ने कंपनी को भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, तथापि इस दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह था। बसीन की संधि भारत के साम्राज्य को थाली में सजाकर तो अंग्रेजों को नहीं देती है, लेकिन बस इतना ही नहीं किया, बाकी सब काम अंग्रेजों के लिए इस संधि ने आसान कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप दोस्तों, आंग्ल मराठा युद्ध तृतीय युद्ध कब होता है, 1817 से 1819 में। आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध कब होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, आंग्ल मराठा टकराव का तीसरा और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। 1805 के पश्चात जो शांति के वर्ष मराठाओं को मिले थे उसका प्रयोग उन्होंने अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि आपसी कलह में खो दिया।
अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जब संधि के पश्चात सब कुछ नॉर्मल चलने लगा था, शांत हो रहा था, तो उस टाइम को पेशवा चाहते, मराठा चाहते तो अपने आप को सुदृढ़ करने में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसी कला में यह समय खो दिया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिटारियों के विरुद्ध अभियान किया और मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया और मराठाओं के प्रभुत्व को इससे चुनौती मिलती है दोस्तों। अतएव दोनों दल आमने सामने आ गए, दोनों दल क्या हो गए, आमने सामने आ गए दोस्तों। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इस अभियान के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने पेशवा सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर बादी कर दिया, ठीक है, और विवश होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति के लिए अंतिम प्रयत्न किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है आपको जो ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यही है कि अंग्रेजों ने क्या कहा, वॉरेन हेस्टिंग्स से पेशवा, सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने के लिए बाध्य किया और विवश होकर ये तीनों फिर से एकजुट होते हैं, एक बार हिम्मत करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, ठीक है। देखिए दौलत राव सिंधिया, नागपुर की अप्पा साहिब, मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, किंतु अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी, भोसले को सीतामढ़ी और होलकर को महिदपुर नामक स्थान पर परास्त किया। अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके थे ऑलरेडी और उन्होंने तीनों को क्या किया, अलग अलग स्थानों पर पराजित कर दिया, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, साथ ही अंग्रेजों की शक्ति नष्ट करने के मराठों के सपने भी चूर चूर हो गए। मराठों ने तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति को मृतप्राय कर दिया। मराठों का जो तीसरा और अंतिम युद्ध हुआ, इससे मराठा शक्ति मृतप्राय हो गई और जो एक समय मराठा किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, मुगल साम्राज्य में किंग मेकर बन गए थे, वो एकदम मृतप्राय हो गए और क्षीण हो गई उनकी शक्ति। क्लियर। बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया, ठीक है, बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य मराठा राज्यों सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ की राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कटौती करके उन्हें अंग्रेजों के निरीक्षण में शासन करने का अधिकार मिला। इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, पूना प्रदेश जो है, जो पेशवा का था, वो अंग्रेजों के शासन में, साम्राज्य में मिला दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो भी इनके प्रांतीय शासक थे, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इनकी राजनीतिक और सैनिक शक्ति में कमी कर दी गई और इनको अंग्रेजी संरक्षण में शासन करने का अधिकार दिया गया। क्लियर। और इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन महत्वपूर्ण युद्ध थे जो अंग्रेज और मराठा के बीच में हुए, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों का वर्ष याद रखिएगा, तीनों की संधियां याद रखिएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी, अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने के प्रयास में लगी थीं, अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई और अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे, ठीक है। समझिए, इसका मतलब यह है 19वीं सदी के आरंभ में वे सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल शासन के अवशेष पर खड़ी हुई थी और अपना सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, वे सभी शक्तियां पराजित होती हैं अंग्रेजों से और अंग्रेज भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनकर उभरे। पहले बंगाल विजय, फिर कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कौन सी, मैसूर विजय, और आज हम लोग ने देखा मराठा विजय। क्लियर। अब एक लेक्चर हम लोग और लेंगे जिसमें आंग्ल सिख, आंग्ल अफगान, आंग्ल नेपाल, ये सभी युद्धों को देखेंगे और सिंध पर, पंजाब पर विजय कैसे अंग्रेजों ने प्राप्त की, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग मंडे से 1857 का विद्रोह स्टार्ट करेंगे। क्लियर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा, ठीक है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी छात्र ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी आधारित क्लासेस चाहते हैं और पूरा आंसर राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, ऐसे राइटिंग का गाइडेंस चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन पर हमारी यूपीपीसीएस 2025 की फाउंडेशन बैच चल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री क्लास पीडीएफ, फ्री आंसर राइटिंग गाइडेंस, फ्री एसे राइटिंग गाइडेंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और फ्री टेस्ट सीरीज। आज ही दोस्तों आप एनरोल कीजिए और यहाँ पर दोस्तों आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है
और ये ऑफर 31 मार्च तक के लिए एप्लीकेबल है। याद रखिएगा, मंथ एंड सेल के अंतर्गत 31 मार्च तक के लिए ये ऑफर आपका एप्लीकेबल है। आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, आप सभी लोग क्लिक कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस बैच को ज्वाइन करके सिलेक्शन की दिशा में एक सही कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अच्छी तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी और 2025 में आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर करके सिलेक्ट हो सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।